हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होता क्या है? इसका मतलब है जो भी ट्रेड किया जा रहा है गुड्स का, सर्विसेज का, उसमें किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज कर देना। ठीक है, तो डेफिनेशन के थ्रू हम समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ओ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में बताता है। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होता क्या? इट मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिसेस, ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस विच हैज़ और मे हैव द इफेक्ट of preventing or restricting competition in any manner, ठीक है, and in particular which tend to obstruct the flow of capital or resources into the stream of production, which tend to bring about manipulation of the prices or conditions of delivery, or to affect the flow of supplies in the market related to goods or services in such a manner as to impose on the consumer unjustified cost or restriction. बेसिकली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का मेन मोटिव यही होता है कि हम ट्रेड पे, सर्विसेज पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, कहीं ना कहीं जो है अनजस्टिफाइड कॉस्ट जो है वो चार्ज करना कंज्यूमर से, और ऑब्स्ट्रक्शंस लगाना, रुकावटें लगाना, कॉम्पिटिशन्स को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करना, कंपटीशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना। अब हम देख लेते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कितने टाइप्स की होती है। इसको हम और अच्छे से जो है समझेंगे। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होता क्या है, इसके कितने टाइप्स है, और हर एक टाइप्स को जो है हम एग्जांपल के थ्रू जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 33 ऑफ द MRTP एक्ट, ठीक है, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। कौन कौन सी है? फर्स्ट है रिफ्यूजल टू डील। रिफ्यूजल टू डील दैट इज an agreement, any agreement which restrict by any method the person or a class of a person to whom goods are sold or from whom goods are bought. In the case of the Director General versus Miss Nelly, Silk Traders, Madras 1987, the respondent advertised a reduction sale for a period of 4 days and prescribe an entry fees of rupees 25 rupees per individual during the period of sale, which amount was to be adjusted only against the purchase of the article and not otherwise refundable. This was true found to be restrictive trade practices under section 33 subsection 1A and 2 of the MRTP Act. यहाँ पे कहा डील करने में रिफ्यूज़ कर देना। कोई अगर सामान को बाय कर रहा है या फिर सेल कर रहा है तो वहाँ पे क्या कर देना, एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा देना, कुछ ऐसा एग्रीमेंट। जैसे कि हमने अभी एक केस पढ़ा डायरेक्टर जनरल वर्सेस नेली सिल्क ट्रेडर्स मद्रास का। यहाँ पे क्या था कि जो रिस्पोंडेंट था, जो सेलर था, उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए एक सेल रखी कि उस सेल में कोई भी आ सकता है, लेकिन जो भी आएगा पर इंडिविजुअल जो है 25 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे उस सेल के अंदर आने के लिए। वो 25 रुपीज़ जो है आपकी सेल के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे, यानी कि आप जो भी सामान को खरीदते हो वो 25 रुपीज़ जो है उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, उस आपके जो भी अमाउंट होगा उसमें से कट जाएंगे। अगर कोई इंडिविजुअल कोई सामान नहीं खरीदता, ठीक है, सेल में आके कोई सामान नहीं खरीदता, तो उसके जो 25 रुपीज़ है उसको रिटर्न नहीं किए जाएंगे। तो एक तरीके से क्या लगाई हुई है, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। ठीक है, ये क्या है, गलत है। सेक्शन अंडर सेक्शन 33 सबसेक्शन 1A कहता है कि ये एक तरीके की रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है। इसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, कि ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए कि अगर कोई पर्सन जो है सेल में आता है तो वो देख सकता है, उस पर कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे एक तरीके से ये कह दें कि अगर आप सामान खरीदते हो हमारी सेल से तो आपकी ये जो 25 रुपीज़ है वो आपसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, बल्कि जो आपने परचेज़ किया है उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सामान नहीं खरीदते हो, कोई भी इंडिविजुअल सामान नहीं खरीदता है उस सेल से, तो उसको जो है उसके पैसे रिफंड नहीं किए जाएंगे। उसके बाद आता है सेकंड, टाई अप सेल्स एंड फुल लाइन फोर्सिंग। ये क्या कहता है, दैट इज एनी एग्रीमेंट रिक्वायरिंग अ परचेजर ऑफ गुड्स एज अ कंडीशन ऑफ सच परचेज टू परचेज सम अदर गुड्स। दिस रिलेट टू व्हाट इज प्रोबेबली नोन एज टाइंग एग्रीमेंट। टाइंग एग्रीमेंट सेल क्या होती है, जब हम कहीं से कोई सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हम परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें एक कंडीशन दी हुई है कि आपको इसके साथ ये चीज़ें भी खरीदनी पड़ेगी। लेकिन हम तो एक पर्टिकुलर चीज़ें खरीदने गए थे, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ रही है, तो वो एक तरीके से क्या है, टाई अप सेल है। ये भी एक तरीके से क्या है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है। व्हेन अ मैन्युफैक्चरर ऑफ pressure cooker require the purchaser of pressure cooker as a condition of such purchase to purchase container separator along with the pressure cooker, it was held to be a restrictive trade practices। यानी कि जब एक
प्रेशर कुकर का मैन्युफैक्चर वो ये कहते हैं कि जब भी आप प्रेशर कुकर खरीदते हो तो उसके साथ उसने ये कंडीशन लगा दी कि प्रेशर कुकर आप तभी खरीद पाओगे जब उसके साथ और सप्लीमेंट्री आइटम्स खरीदोगे, कंटेनर खरीदोगे, सेपरेटर खरीदोगे, तभी जो है प्रेशर कुकर को परचेज कर पाओगे। ये क्या एक तरीके से रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसके बाद आती है हमारी थर्ड टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, वो है एक्सक्लूसिव डीलिंग। एक्सक्लूसिव डीलिंग क्या कहता है? दैट इज एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग इन एनी मैनर द परचेजर इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेड फ्रॉम एक्वायरिंग or otherwise dealing in any goods other than those of the seller or any other person. Normally, an authorized dealer of BPL products may stock LG, Samsung product also, but not permitting him to so do shall amount to be a restrictive trade practices. However, its adverse effect on competition will have to be proved to hold it as such. एक्सक्लूसिव डीलिंग का मतलब यही होता है कि मान लो एक डीलर है, BPL प्रोडक्ट्स का डीलर है, वो बहुत सारे कंपनी के जो है प्रोडक्ट अपने पास रखता है, LG का भी रखता है, सैमसंग का भी रखता है और बहुत सारी कंपनीज का प्रोडक्ट अपने पास रखता है। जब कस्टमर उसके पास आता है तो उस कस्टमर को जो है वो और बाकी कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज नहीं करने देता, यानी कि उनको कहता है कि BPL का प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है, ज़्यादा इसकी डिमांड है, यानी कि एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, किसी और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसको सेल नहीं करने दे रहा। तो एक तरीके से क्या है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ये आता है हमारा एक्सक्लूसिव डीलिंग में। एक्सक्लूसिव डीलिंग क्या होती है? एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग इन एनी मैनर द परचेजर, any agreement which is restricting in any manner the purchaser in the course of his trade from acquiring or otherwise dealing in any goods other than those of the seller. सेलर के खुद के गुड्स है, मान लो सेलर के खुद के गुड्स है BPL प्रोडक्ट्स, और वो अदर कंपनी के प्रोडक्ट भी अपने पास रखता है, लेकिन वो जो सेलर है बाकी अदर कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज नहीं करने देता, किसको? बायर को, किसी भी तरीके से, ठीक है। या तो वो उसकी उन प्रोडक्ट्स की बुराई कर सकता है या फिर ये अपने प्रोडक्ट की अच्छाई करके जो है एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सक्लूसिव डीलिंग। उसके बाद आता है कलेक्टिव एग्रीमेंट। कलेक्टिव एग्रीमेंट क्या कहता है कि जब सेलर मिलके, ठीक है, जब सेलर मिलके एक प्राइस फिक्स कर देते हैं कि भाई ये प्राइस हमने फिक्स किया, इसी प्राइस पे जो है वो सामान बिकेगा, इससे कम प्राइस पे कोई भी जो है उस ग्रुप का मेंबर सेल नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरीके की रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है, यानी कि कलेक्टिव एग्रीमेंट क्या होता है? दैट इज वेयर बायर और सेलर ग्रुप देमसेल्फ, या तो बायर या फिर सेलर मिलके ग्रुप बना लेते हैं विद द व्यू टू फोर्स एंड देयर बाय सीक एन अनरीजनेबल बार्गेनिंग, कि कोई भी पर्सन जो है उनके साथ बार्गेनिंग नहीं कर सकता। आप किसी भी स्टोर पे जाओ, हर एक स्टोर पे आपको सेम प्राइस जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है, आप बार्गेनिंग कर ही नहीं सकते। तो एक तरीके से क्या है, यहाँ पे एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दी है ट्रेड में, क्योंकि जितने भी सेलर है वो आपस में मिल चुके हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्वेलर यूनियन और ट्रांसपोर्टर union often resort to this kind of practices. Madras Jeweller and Diamond Merchant Association had passed resolution to the effect that the member of the association engaged in the trade of jewelry were not to sell jewelry at a price lower than the daily rate announced by the association. Based on a complaint, the MRTP commission concluded that such a clause would amount to a restrictive trade practices. ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। मद्रास में जो ज्वेलर और डायमंड मर्चेंट है उन्होंने क्या किया, सबने मिलके एक ग्रुप बना लिया और हर किसी ने जो है एक प्राइस सेट कर दिया कि इस प्राइस पे जो है वो डायमंड ज्वेलरी को सेल आउट किया जाएगा, इससे कम प्राइस पे जो है ज्वेलरी को सेल नहीं किया जाएगा। डेली के प्राइसेस आते हैं, डेली के जो रेट्स है वो अनाउंस किए जाते हैं इस एसोसिएशन के द्वारा, और ये कहा गया है कि इस प्राइस से कम प्राइस पे जो है कोई भी सेल नहीं करेगा। तो MRTP कमीशन क्या कहती है, ये बात MRTP कमीशन के पास गई, इस चीज़ के रिगार्डिंग कंप्लेन की गई। तो MRTP कमीशन कहती है भाई ये एक तरीके की रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है और इसको क्या किया जाना चाहिए, इसके अगेंस्ट एक्शन लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग। डिस्क्रिमिनेटरी डीलिंग का मतलब है कि सेम किसी एक पर्सन से तो अलग प्राइस चार्ज किए जा रहे हैं, किसी एक पर्सन से अलग चार्ज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग ऑफ कंसेशन बेनिफिट इंक्लूडिंग अलाउंग ऑफ डिस्काउंट और रिबेट ऑन अ डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस। यानी कि मान लो दो पर्सन सेम कैटेगरी की है, ठीक है, सेम अमाउंट जो है वो परचेज कर रहे हैं, एक को जो है 50 रुपये में दे रहे हैं, दूसरे को 100 रुपये में दे रहे हैं, तो ये क्या हो गई, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस आ गई। सेम क्वांटिटी को परचेज किया है, लेकिन अगर जो है एक
ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ कर रहा है, एक कम क्वांटिटी को परचेज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि जो ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज़ करता है उसको डिस्काउंट दिया जाता है, उसको रिबेट दी जाती है। तो वो जो है वो रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं आएगी। रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस कब मानी जाएगी, जब डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है डीलिंग में, यानी कि सेम डील हो रही है लेकिन एक से प्राइस ज़्यादा चार्ज की जा रही है, एक से प्राइस जो है वो कम चार्ज किए जा रहे हैं। तो दैट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग ऑफ कंसेशन बेनिफिट इंक्लूडिंग अलाइंग ऑफ discount or rebate on a discriminatory basis. However, quantity discount which are small and do not discourage competition. Quantity discount जो है वो small दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन इससे कोई भी competition पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. Do not discourage competition to any material degree may not be anti-competitive and hence allowed. यानी कि competition के अगेंस्ट नहीं है, डिस्काउंट तो हर कोई देता है, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी पे जो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा, तो इससे कंपटीशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को अलाउड किया जा रहा है। DGIR वर्सेस बजाज टेम्पो लिमिटेड 1996 जे सिमिलरली गिविंग डिफरेंट डिस्काउंट टू डिफरेंट क्लास ऑफ बायर, डिफरेंट क्लास ऑफ बायर को डिफरेंट जो है डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट्स को, डीलर्स को एक्सेट्रा इज नॉट अ रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस एज इज डज नॉट अफेक्ट कंपटीशन। यानी कि जो प्रैक्टिसेस कंपटीशन को अफेक्ट करती है किसी भी तरीके से, ठीक है, ऐसी प्रैक्टिसेस जो कंपटीशन को इफेक्ट करती है वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगी, वो और बाकी जो है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं आएगी। गवर्नमेंट को अलग प्राइस पे सेल किया जा रहा है, डीलर्स को अलग प्राइस पे सेल किया जा रहा है, ये हर कोई करता है, लेकिन वो प्रैक्टिसेस जिससे कंपटीशन पे इम्पैक्ट आता है इकोनॉमी में, ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट होगी। उसके बाद आता है रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। रीसेल प्राइस मेंटेनेंस क्या होता है कि हमने क्या किया, मैन्युफैक्चर से गुड्स को परचेज किया अपने खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि रीसेल पर्पस के लिए, तो वहाँ पे जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो कंडीशन लगा रहा है कि भाई यही प्राइस सेट किया हुआ है, इससे कम प्राइस में तुम नहीं बेच सकते, इसी प्राइस में तुम्हें बेचना है, तो ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गई। तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि इसी प्राइस पे तुम्हें बेचना है, इससे ज़्यादा या कम पे तुम नहीं बेच सकते, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट दे दी। लेकिन अगर एक सेलर क्या कहता है, एक मैक्सिमम लिमिट दे दी कि भाई मैक्सिमम लिमिट जो है वो 70 रुपीज़ है और कम से कम में तुम चाहो जितने में बेच सकते हो, ठीक है, जितने प्राइस में चाहो उतने प्राइस में बेच सकते हो, तो वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट नहीं होती। लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरर रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि कम से कम इतने का ही बेचना है, ठीक है, कम से कम इतने का बेचना है, तो वो एक तरीके से रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट हो जाती है। तो पढ़ के हम और अच्छे से क्लियर कर लेंगे है क्या रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। That is any agreement between the producer and the dealer stipulating the price at which the dealer must resell the goods to his customer, ठीक है, suggesting a minimum price कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो डीलर को एक मिनिमम प्राइस सजेस्ट कर रहा है कि कम से कम इतने प्राइस पे तुम्हें बेचना है कस्टमर को। सेकंड पॉइंट कहता है रिकमेंडिंग अ पर्टिकुलर प्राइस विदाउट स्पेसिफिकली परमिटिंग द डीलर टू सेल एट अ लोअर प्राइस। तो यहाँ पे सेकंड ये कहता है कि एक स्पेसिफिक प्राइस जो है वो गिवन है, दे दिया गया, एक पर्टिकुलर प्राइस दे दिया, उस प्राइस पे सेल करना है, उससे कम प्राइस पे, उससे लोअर प्राइस पे जो हमारा डीलर है वो सेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो सजेस्टिंग द प्राइस टू बी मैक्सिमम रिटेल प्राइस but insisting that the goods shall not be sold at a price less than the suggested maximum retail price। इसमें कहा थर्ड पॉइंट ये कहा गया कि एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो दे दिया कि मैक्सिमम प्राइस इसका है, इससे ज़्यादा तो बिकेगा नहीं, अगर उससे ज़्यादा बिकते तो कहीं ना कहीं कंप्लेन हो जाएगी, ठीक है, जो MRP लिखा होता है उस MRP से ज़्यादा आप सेल नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो सजेस्ट किया गया है उसमें कहा गया डीलर को कि तुम इस सजेस्टेड प्राइस से जो है वो कम में नहीं बेच सकते, ठीक है। तो एक केस आता है ताकि हम इसको और अच्छे से समझ सके। तो जो भी हमने पॉइंट पढ़े कि एक प्राइस सेट कर दिया और डीलर को कह दिया कि तुम इससे कम प्राइस में नहीं बेच सकते, या फिर एक मैक्सिमम प्राइस दे दिया और डीलर को कह दिया कि तुम इससे कम प्राइस पे नहीं बेच सकते, तो ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट है। जैसे कि हम एक केस लेते हैं गोदराज एंड बॉयज केस। It was held that in price list issued by the manufacturer, it must be clearly stated that the price stated in the list are maximum price and that the dealer are free to charge lower price than those, ठीक है, otherwise it shall be treated as a restrictive trade practices। यानी कि अगर ऐसा है तो ये केस में जो है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं माना जाएगा, किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन डीलर पे नहीं लगाई गई है, उसको एक मैक्सिमम
सेल प्राइस दे दिया है कि इससे ज़्यादा आपको नहीं बेचना, इससे कम पे आप जो है कहीं पे भी बेच सकते हो, ठीक है। ज़्यादा प्राइस पे तो सेलर भी नहीं खरीदेगा, कंज्यूमर भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि जो भी एमआरपी लिखा होता है प्रोडक्ट पे, हम उसी प्राइस पे खरीदते हैं, उससे ज़्यादा तो हम पे करते ही नहीं है। तो मैक्सिमम प्राइस तो गिवन है, लेकिन डीलर को फ्री कर दिया है कि तुम कम से कम जितना तुम्हें चार्ज करना है उतना चार्ज कर सकते हो। तो ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है प्रोड्यूसर के द्वारा डीलर पे। उसके बाद आते हैं हमारा टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्शन ऑन और विदहोल्डिंग ऑफ आउटपुट और सप्लाई। टेरिटरी वाइज रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि तुम्हें ये जो गुड्स है वो इसी एरिया में सेल करना है, इससे बाहर नहीं सेल करने। तो ये आता है हमारा टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन। Any agreement to limit, restrict or withhold the output or supply of any goods or allocate any area of market for the disposal of goods. उसके बाद आता है controlling manufacturing process. Any agreement scheme to employ or restrict the employment of any method, machinery or process in the manufacturing of goods. यानी कि जब हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं किसी भी मेथड को यूज़ करने की रिगार्डिंग, ठीक है, कि आपको मैन्युफैक्चर करते वक्त सिर्फ यही मेथड यूज़ करना है, यही मशीनरी का यूज़ करना है, यही प्रोसेस का यूज़ करना है, इसके बियॉन्ड आप जाके यूज़ नहीं कर सकते। या फिर ये कह दिया जाए कि तुम्हें सिर्फ इस पर्टिकुलर स्टोर से जाके ही रॉ मटेरियल को परचेज करना है और किसी से तुम जो है रॉ मटेरियल को परचेज नहीं कर सकते। तो ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट होता है। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं, इन RRTA वर्सेस बाटा इंडिया लिमिटेड 1975। बाटा एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर, ठीक है। बाटा एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर के साथ जो है एग्रीमेंट में आया फॉर सप्लाई ऑफ फुटवेयर विच प्रोहिबिट दिस मैन्युफैक्चरर फॉर परचेजिंग द रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट फ्रॉम पार्टीज अदर देन दोज अप्रूव्ड बाय बाटा। यहाँ पे बाटा ने कहा, एक एग्रीमेंट किया स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर के साथ कि वो जो है गुड्स को मैन्युफैक्चर करेंगे और उनको सप्लाई करेंगे। लेकिन बाटा ने उस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर को कहा कि जो भी शॉप हम बताते हैं तुम्हें सिर्फ रॉ मटेरियल उसी मैन्युफैक्चरर से क्या करना है, परचेज करना है, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या लगा दिया, एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। बाटा एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर फॉर सप्लाई ऑफ फुटवियर्स विच प्रोहिबिट दिस मैन्युफैक्चरर फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट फ्रॉम पार्टीज अदर देन दोज अप्रूव्ड बाय बाटा। जो भी सप्लायर, जो भी बाटा ने अप्रूव किया ना कि तुम्हें इसी पर्सन से क्या करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो उन्हीं लोगों से करना है, उसके अलावा किसी और पर्सन से जो है वो रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर सकते। द कमीशन हेल्ड दिस कंडीशन इम्पोज बाय बाटा एज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड हार्मिंग टू द पब्लिक इंटरेस्ट। जब ये इंक्वायरी बैठी तो इसमें ये पता चला, कमीशन ने ये लगाया कि ये जो कंडीशन लगाई गई है बाटा के द्वारा, ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है, ये गलत काम है और लोगों के इंटरेस्ट को भी ये क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहा है। तो ये थी हमारी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू कंट्रोलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब है निकाल देना, बहिष्कार कर देना। क्या मतलब होता है कि पढ़ लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। एनी एग्रीमेंट फॉर द exclusion from any trade association of any person carrying or intended to carry on in good faith the trade in relation to which the trade association is formed। इसमें ये कहा गया है, ट्रेड एसोसिएशन बनाई गई जिसमें बहुत सारे लोग जो थे वो काम कर रहे थे। अब हमने उसमें से क्या किया, कुछ लोगों को निकाल दिया कि अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया? द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एन एग्रीमेंट इज टू रिस्ट्रिक्ट द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन टू अ फ्यू पर्सन फॉर म्यूचुअली शेयरिंग द बेनिफिट विच में अराइज फ्रॉम द मेंबरशिप। अब ट्रेड एसोसिएशन बनाई क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोग थे, मान लो 10 लोग थे स्टार्टिंग में जब बनाई, तो जो भी प्रॉफिट आता था, जो भी बेनिफिट होता था वो 10 लोगों में बढ़ता था। जब काम अच्छा चलने लग गया, प्रॉफिट ज़्यादा होने लग गया, तो उस ट्रेड एसोसिएशन ने क्या किया, 5 लोगों को निकाल दिया, बॉयकॉट कर दिया कि भाई तुम निकलो, तुम अच्छा काम नहीं करे, किसी भी रीज़न की वजह से उन लोगों को निकाल दिया ताकि उस ग्रुप के अंदर कुछ ही लोग बचे और जो बेनिफिट है वो उन कुछ ही लोगों में शेयर किया जाए। तो ये होता है बॉयकॉट। तो ये भी एक तरीके की क्या है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के अंदर आती है। उसके बाद आता है प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है? इट इज़ द एक्ट ऑफ सेटिंग प्राइस लो इन एन अटेम्प्ट टू एलिमिनेट द कंपटीशन। जो भी हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है उसका प्राइस एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, कम रख रहे हैं एज कम्पेयर टू आवर कॉम्पिटिटर। हम अपने कॉम्पिटिटर की प्राइस से कम प्राइस जो है वो रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? ताकि हम पूरी मार्केट को कैप्चर कर सकें, लोग हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को छोड़ के हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने लग जाए क्योंकि हमारे प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से जो है वो कम प्राइस में मिल रहे हैं। एक बार कंज्यूमर जो है वो हमारी तरफ आ गया, अट्रैक्ट हो गया हमारे प्रोडक्ट की तरफ, तो हमारी जो
परचेज़ है वो बढ़ जाएगी। अगर हमारी प्रोडक्ट की परचेज़ बढ़ेगी तो हम कहीं ना कहीं लार्ज स्केल पे जो है वो प्रोडक्ट बनाने लग जाएंगे, और जब कंज्यूमर सारे के सारे कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट पे आ जाएंगे तो हम क्या कर देंगे, उसके प्राइसेस को बढ़ा देंगे, ठीक है। और जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो मार्केट से चले जाएंगे। अगर कोई और नहीं बचेगा तो हमारी जो है वो क्या हो जाएगी, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, और हम जिस भी प्राइस पे बेचना चाहेंगे उस प्राइस पे हम बेच सकते हैं। तो ये था हमारा प्रीडेटरी प्राइस। प्रीडेटरी प्राइस क्या होता है कि हम हमारे कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम प्राइस को कम रखते हैं। दैट इज़ एनी एग्रीमेंट टू सेल गुड एट सच प्राइस एज वुड हैव द इफेक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग कंपटीशन और कॉम्पिटिटर। यानी कि आप ऐसे प्राइस पे गुड्स को बेच रहे हो जिससे कि आप कंपटीशन को ख़त्म करना चाह रहे हो, तो ये एक तरीके की रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट का पार्ट हो जाती है। रिस्ट्रिक्शन ऑन क्लास और नंबर ऑफ सप्लायर फ्रॉम होम गुड्स में बी बोट। रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप सिर्फ है ना इन्हीं सप्लायर से गुड्स को परचेज कर सकते हो और किसी से परचेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट है। अगर ये कहा जाए कि आप किसी भी गुड्स को किसी भी सप्लायर से परचेज कर सकते हो, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, किसी भी तरीके की रोकथाम ही नहीं है, हम किसी से भी जो है वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप जो भी गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, जो भी सप्लायर है, कुछ ही लोगों से आप क्या करोगे, उन गुड्स को परचेज करोगे। बहुत सारे सप्लायर है लेकिन आपको सभी से नहीं खरीदना, आपको इन दोनों से खरीदना है। तो यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। एनी एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग इन एनी मैनर द क्लास और नंबर ऑफ होलसेलर, प्रोड्यूसर और सप्लायर फ्रॉम whom any goods may be bought, this clause was inserted by the MRTP amended Act 1984, ठीक है। उसके बाद आता है एब्सिस्टेंस। एब्सिस्टेंस का मतलब होता है रिस्ट्रेन करना, बचाना फ्रॉम बिड्स ऑफर्स इन ऑक्शन। यानी कि ऑक्शन क्या होता है, जब नीलामी होती है तो बहुत सारे लोग, एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद बोलियां लगती है, ठीक है। अब क्या होता है, हर किसी के पास अधिकार है जो भी उस ऑक्शन में बैठा है कि वो बोलियां लगा सकता है, बिड्स दे सकता है। लेकिन जब हम लोगों को क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई पैसे दे देते हैं कि तुम्हें बोली नहीं लगानी, हर किसी को मना कर दिया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो ये भी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का पार्ट है। एनी एग्रीमेंट एज टू bid which any of the party thereto may offer at an auction for the sale of goods, or any agreement whereby any party thereto agree to decline from bidding at any auction from the sale of the goods. Such agreement are referred to as knockout agreement since these have the effect of knocking out the competition. तो इसका क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पे कंपटीशन को ख़त्म किया जा रहा है। जब और कोई जो है वो बिड करेगा ही नहीं तो कंपटीशन तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। जो एक पर्सन है पर्टिकुलरली उसी को जो है वो गुड्स को सेल किया जाएगा। तो ये थे टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। आई होप आप सभी को जो है ये क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन है उसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है उसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। एवरी एग्रीमेंट फॉलिंग into in the provision of section 33 shall be registered with the Director General of Investigation and Registrar within 60 days from the date of agreement। तो यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसके प्रोविजन में आता है, सेक्शन 33 के प्रोविजन में आता है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन और रजिस्ट्रार के पास विदिन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। जिस दिन से एग्रीमेंट हुआ उस दिन से ही हमें क्या करना होगा, वो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब however referring to various provision of MRTP, one may notice that the following agreement shall be exempted from being registrable। जैसे कि हमने MRTP पढ़ा था, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट में पढ़ा था कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट है, कुछ ऐसे मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस है जिसपे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती, ठीक है, जो कि क्या है, एग्जेम्पशन मिली हुई है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिए जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको क्या दी हुई है, एग्जेम्पशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू देयर सेक्शंस। इसी तरीके से रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है जिसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन नहीं लिए जाएंगे क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी एक सेक्शन बनाया हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कुछ गुड्स पे ताकि लोगों के प्रॉफिट प्रोवाइड कर सके, उनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके। इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से जैसे कि एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई थी MRTP एक्ट में, क्या क्या थी, एग्रीमेंट विच टेक प्लेस इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कोई भी एग्रीमेंट जो जम्मू और कश्मीर में हुआ हो, ठीक है, उस पर कोई भी क्या नहीं होगा, एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। एग्रीमेंट बाय अंडरटेकिंग एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द MRTP एक्ट। MRTP एक्ट के अंदर कोई भी
एग्जेम्पशन दी हुई है इन एग्रीमेंट के रिलेटेड, तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस necessary to safeguard the right of the patentee in regard to certain breach and in regard to condition they may laid down in the license। अब क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कई बार नेसेसरी भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि सेफगार्ड किया जा सके। जैसे कि अगर हम पेटेंटी की बात करते हैं, पेटेंटी कौन होता है, जो एक नया आइडिया लेके आता है ताकि वो ये सोचता है कि जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि जो आइडिया है उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वो चाहता है कि कोई और जो है उसके आइडिया को यूज़ ना कर ले, तो ये उसका अधिकार है, वो अपने आइडिया को क्या करवा लेता है, पेटेंट करवा लेता है। तो एक तरीके से उसने अपने आइडिया को पेटेंट करा लिया, तो इसका मतलब है कि उसको सेफगार्ड मिल गया, कोई और पर्सन जो है उसके आइडिया को यूज़ नहीं करेगा, कोई और पर्सन जो है उसके आइडिया को यूज़ नहीं करेगा, उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी दूसरों पे, ठीक है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो अलाउड है अंडर सेक्शन 3। अब उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग एक्सक्लूसिवली टू द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। कुछ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है जो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से, सप्लाई से, डिस्ट्रीब्यूशन से, कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि इतना ही सप्लाई होगा, इतनी प्रोडक्शन होगी, इस तरीके से यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, या इतना गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो वो भी वैलिड है। एक्सपोर्ट पे क्यों वो लगाया है, कंट्रोल क्यों लगाया है, देखो भाई एक्सपोर्ट पे कंट्रोल इसलिए लगाया है, मान लो जो चीज़ हमारी कंट्री में कम है, अगर हम उसको अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में सेल करने लग जाएंगे तो हमारी कंट्री के जो लोग हैं उनकी नीड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे हम, तो इसलिए एक्सपोर्ट पे भी कंडीशन लगाना बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले हम अपनी नीड्स को फुलफिल करेंगे, जो एक्स्ट्रा हमारे पास बचेगा वही चीज़ तो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमें खुद की नीड को फुलफिल करने के लिए बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है जो कि लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ना कि उनको हार्म करने के लिए, ठीक है। अगर हम इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी, तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, ठीक है। और इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एज अ रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द बायर रिलेटिंग टू गुड्स bought by them for consumption and not for sell। अब इसमें ये कहा गया कि रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को अप्लाई किया है, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट बायर्स के बीच में कि जिसने भी गुड्स को परचेज किया है वो गुड्स जो है वो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहा है, उसको रीसेल नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी एक एग्रीमेंट है। उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस विच आर एक्सप्रेसिवली अथोराइज्ड बाय द लॉ। कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो लॉ के तहत लगाई गई है। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस विच आर अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई गई है। एग्रीमेंट टू विच सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ पार्टी, कुछ ऐसे एग्रीमेंट जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी है, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई है, जिस एग्रीमेंट का पार्ट कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ट्रेड एग्रीमेंट हैविंग नो सब्सटेंशियल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इफ एग्जेम्प्टेड बाय द डायरेक्टर जनरल। तो सेक्शन 37 of the MRTP Act empower the MRTP Commission to conduct an inquiry into any restrictive trade practices whether registered or not। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सेक्शन 37 कहता है कि MRTP Act empower the MRTP Commission to conduct an inquiry। MRTP कमीशन को क्या कर रहा है, वो पावर दे रहा है कि वो क्या करे, एक इंक्वायरी करे, ठीक है। इंक्वायरी को कंडक्ट करे और ये जाने कि ये जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर कोई ट्रेड प्रैक्टिसेस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस रजिस्टर्ड है तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो फॉर द प्रोटेक्शन दी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाएगा। The Commission may conduct such inquiry either on its own initiative or upon reference made by the central or state government or a complaint by DGI or in response to specific complaint by the consumer or consumer association। तो यहाँ पे जो कमिश्नर है MRTP कमीशन जो इंक्वायरी करता है, ठीक है, किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग, तो ये जो प्रैक्टिसेस, ये जो इंक्वायरी की जाती है, या तो उस इंक्वायरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है या स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है, या फिर जो DGI आ रहे हैं, डायरेक्टर जनरल है, उसने कहा है, या फिर कंज्यूमर ने कंप्लेन की है एक स्पेसिफिक पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर किसी कंज्यूमर एसोसिएशन ने कंप्लेन की है, तो यहाँ पे जो है वो कमीशन क्या करता है, इंक्वायरी करता है।
The purpose of the inquiry is to ascertain whether the said trade practices come under the definition of restrictive trade practices and if so whether the practice is harming to the public interest। यानी कि जो पर्पस है इंक्वायरी करने का, जो कमिश्नर इंक्वायरी करता है वो पर्पस ये है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है क्या वो वैलिड है या अनवैलिड है। ठीक है। इफ द कमिश्नर कंक्लूड द प्रैक्टिस इज prejudicial to the public interest, it may direct that the practice should be discontinued or should not be repeated, seized or desist order। अगर ये आ गया, कमीशन ने ये कंक्लूड किया कि जो प्रैक्टिस की जा रही है ये लोगों के इंटरेस्ट को हार्म कर रही है, लोगों के लिए गलत है, ठीक है, मतलब कि इस प्रैक्टिस से लोगों को हार्म हो रहा है, तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस को जल्द से जल्द रोका जाए, उसके अगेंस्ट एक ऑर्डर निकाला जाए। उसके बाद आता है एश्योरेंस एज टू द पब्लिक इंटरेस्ट। एवरी रिस्ट्रिक्टिव agreement falling under section 3 is deemed to be restrictive trade practices prejudicial to the public interest। However, section 38 lists the circumstances under which certain restrictive trade practices are justified in public interest। section 33 ये बताता है कि कुछ ऐसी, तो जो हमारा सेक्शन 33 है वो ये हमें बताता है कि कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है जो लोगों के लिए क्या है, हार्मफुल है। और सेक्शन 38 कहता है कि ये जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की गई है ये लोगों के बेनिफिट के लिए ही रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अगेंस्ट इंजरी where the restriction is reasonably necessary having regard to the character of the goods to which it applied to protect the public against injury whether to person or a premises in connection with the consumption, installation और use of those goods। तो यहाँ पे हम बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो लोगों के लिए बेनिफिट है और जो लोगों के लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पे पहला कहा गया जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर लगाई गई है वो लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाई गई है ताकि उनको क्या ना हो, हार्म ना हो। ठीक है। सेकंड कहता है स्पेसिफिक एंड सब्सटेंशियल बेनिफिट टू द पब्लिक। सेकंड जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो लोगों के बेनिफिट्स के लिए है। ठीक है। वेयर द रिमूवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन वुड डिनाई टू द पब्लिक as purchaser, consumer or user of any goods other specific and substantial benefit or advantages enjoyed or likely to be enjoyed by them resulting from the agreement। यहाँ पे कहा गया कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है उसको हटा दिया गया है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो लोगों के बेनिफिट के लिए है। ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन को क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है, लोगों के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ठीक है। चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल से रिलेटेड हो, कंजम्पशन से रिलेटेड हो, या यूज से रिलेटेड हो। ठीक है। जैसे कि इन ओलंपिया इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सोनी अपॉइंटेड ओलंपिया इलेक्ट्रॉनिक एज देयर ऑथराइज रिपेयर दे वर नॉट अलाउड टू एंगेज इन एनी सिमिलर बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द सोनी। इट वाज हेल्ड दैट प्रोडक्ट ऑफ सोनी आर sophisticated and of high reputation, hence the restriction was permitted। यहाँ पे एक कंपनी है ओलंपिया इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसने क्या किया, सोनी के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया और सोनी ने ये कहा एग्रीमेंट में कि भाई तुम जो है हमारी कंपनी के ही प्रोडक्ट को रिपेयर करोगे और हमारी कंपनी के अलावा किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को रिपेयर नहीं करोगे। ये पहले से ही एग्रीमेंट बना दिया गया क्योंकि हमारी जो कंपनी के प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड है और उनकी बहुत ज़्यादा हाई रेपुटेशन है। तो यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्शन परमिट कर दी गई। ठीक है। उसके बाद आता है डिफेंसिव एक्शन अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनदर। किसी और ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है उसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, डिफेंसिव एक्शन ले रहे हैं। ठीक है। किसी और की रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट हम डिफेंसिव एक्शन लेने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। मान लो हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर और लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, जिनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती, इतने एसेट्स नहीं होते। लेकिन लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो लार्ज स्केल पे जो है प्रोडक्शन कर सके, अपने जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की वजह से वो प्राइस को कम कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर को ऑफर कर सकते हैं। जब अगर लार्ज स्केल कंज्यूमर ऐसा करते हैं तो एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन को ख़त्म कर रहे हैं स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर के साथ। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, क्योंकि वो कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के गुड्स कंज्यूमर को बेच सकते हैं, क्योंकि वो कैपेबल है, वो लार्ज स्केल पे अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज है। लेकिन स्मॉल स्केल के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो क्या किया जाता है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इतना या फिर ये गुड्स जो है वो स्मॉल स्केल सेक्टर ही प्रोड्यूस करेंगे। लार्ज स्केल सेक्टर के ऊपर एक लिमिट लगा दी कि वो 3 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 4 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से क्या किया गया, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई ताकि डिफेंसिव एक्शन लिए जा सके अगेंस्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनदर।
आई होप कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा क्या है वेयर द रिस्ट्रिक्शन इज रीजनेबली नेसेसरी। रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था टू नलिफाई द मेजर टेकन बाय द पर्सन्स हु इज़ नॉट पार्टी टू द एग्रीमेंट with a view to preventing or restricting competition in trade or business in which the person party there are to are engaged. Under this clause, restriction has to be justified to enable small concern in a trade to compete effectively with the large concern in that trade which itself is using to restrictive trade practices. आई होप कि आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पर्सन जो है वो क्या कर सके, इफेक्टिव तरीके से कॉम्पीट कर सके लार्ज स्केल पर्सन के साथ। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई जो कि रीजनेबल है, फेयर है। उसके बाद आता है नेगोशिएटिंग फेयर टर्म विद द लार्ज सप्लायर और प्रोड्यूसर। नेगोशिएट करना यानी कि वेयर द रिस्ट्रिक्शन इज रीजनेबली नेसेसरी टू एनेबल द पर्सन टू द एग्रीमेंट टू नेगोशिएट फेयर टर्म फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ पे जो है लार्ज सप्लायर क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी पे गुड्स को परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एडवर्स इफेक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट where the removal of the restriction is likely to have a serious and persistent adverse effect on the general level of unemployment in an area or in any area taken together in which the industry to which the agreement related is situated। मान लो कि एक कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रही है। मान लो कि अगर हमारे इंडिया के अंदर सारे लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करने लग जाए और लेबर इंटेंसिव टेक्निक को छोड़ दें, यूज़ ना करेंगे लोगों, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिया में लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, लोग क्या स्टार्ट हो जाएंगे अनएम्प्लॉयड, लोगों के पास काम नहीं रहेगा, भुखमरी फैल जाएगी। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, एक लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो बनाए रखा जाए कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई गई ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रोका जा सके। उसके बाद आता है रिडक्शन इन एक्सपोर्ट अर्निंग। इसमें रिडक्शन लगा दी गई एक्सपोर्ट अर्निंग में, यानी कि वेयर द रिमूवल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इज लाइकली टू कॉज अ रिडक्शन इन द वॉल्यूम और अर्निंग ऑफ द एक्सपोर्ट बिजनेसेस which is substantially either in relation to the whole export business or of India or in the relation to the whole businesses of the said trade or industry। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने क्या किया, जो भी लिबरलाइज कर दिया, हमारी हर एक पॉलिसीज़ को लिबरलाइज कर दिया 1991 में कि आप जितना चाहो जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई कि जो आप अपने कंट्री के अंदर गुड्स इंपोर्ट करोगे और जो भी आप फिनिश गुड बनाओगे उसका 50% आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये रिस्ट्रिक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग क्या ना हो, रिड्यूस ना हो। तो इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन को नहीं हटाया जा रहा, ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट बिजनेस को भी क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए कि आप कोई भी कैपिटल गुड अपनी कंट्री में लगा रहे हो, जिससे आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इन गुड्स को जो है इतना % जो है आपको एक्सपोर्ट करना भी पड़ेगा। इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन जो है वो गलत नहीं है, अनफेयर नहीं है, जस्ट टू प्रोटेक्ट द कंट्री, ठीक है। उसके बाद आता है एंसिलरी या परमिशेबल रिस्ट्रिक्शन। एंसिलरी यानी कि सेकेंडरी या परमिशेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, द रिस्ट्रिक्शन विच इज़ एंसिलरी टू एनी पार्ट ऑफ द मेन रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो मेन रिस्ट्रिक्शन लगाई गई उसका ही एक पार्ट है। एंसिलरी रिस्ट्रिक्शन इज अलाउड एज अ गेटवे टू द सपोर्ट टू द मेन रिस्ट्रिक्शन। व्हाट इट इज़, DGIR वर्सेज महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 1999 क्या हुआ, देयर वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन एजेंट दैट ही शैल नॉट मैन्युफैक्चर और अल्टर प्रोडक्ट और ऑफ प्रिंसिपल और एनी सेपरेट spare parts without prior consent of the principal, held that the restriction was reasonable as an agent can't become competitor of his own principal। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने क्या किया, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी अपने एजेंट पे, ठीक है। महिंद्रा और महिंद्रा ने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई अपने एजेंट पे कि जो भी गुड्स बनाया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका कोई भी स्पेयर पार्ट जो है वो क्या नहीं किया जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा, उसमें कोई भी अल्ट्रेशन नहीं की जाएगी, ठीक है, उस एजेंट के द्वारा। अगर एजेंट ऐसा करता है तो ये क्या करेगा, एक कॉम्पिटिटर बन जाएगा अपने ही प्रिंसिपल का। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो है वो फेयर है ताकि प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को क्या किया जाए, सेफ गार्ड किया जा सके। क्योंकि एक जो प्रिंसिपल है उसने क्या किया, अपनी जगह जगह एजेंट रख दिए और उनको कहा कि तुम्हें ये गुड्स को क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है, प्रोड्यूस करना है, और कहा कि तुम इस गुड्स में कोई भी किसी भी तरीके की अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। वो एक एग्रीमेंट बना लिया। तो ये जो एग्रीमेंट है वो अनफेयर नहीं है, ये प्रिंसिपल
प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ताकि एजेंट जो है वो अपने प्रिंसिपल को किसी भी तरीके का कंपटीशन ना दे पाए। Restriction not affecting competition materially. This clause may be brought where it is not possible to justify the restriction on any of the stated ground. Also, restriction is such as can be shown either as one which does not restrict or discourage competition, or one which may in the long run promote competition. Restriction that is not affecting competition material. ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है लेकिन जिसका इफेक्ट जो है कंपटीशन पे नहीं पड़ रहा, तो ये क्या है, गलत नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन गलत नहीं है। अगर किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन का इम्पैक्ट कंपटीशन पे पड़ता है तो वो गलत है, लेकिन अगर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जिसका इम्पैक्ट कंपटीशन पे नहीं पड़ रहा है तो वो जस्टिफाइड है, ठीक है, वो गलत नहीं है। इसके बाद कहा गया कि अथोराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर सच रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन एक्सप्रेसली अथोराइज्ड by and approved by the central government, foreign collaboration agreement approved by the central government can pass through this gateway। यानी कि अथोराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो कि जिसकी अथॉरिटी किसने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, जो रिस्ट्रिक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है। जैसे कि फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जो हुआ था वो किसने अप्रूव किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था, और वो इस गेटवे से क्या किया गया था, पास किया गया था। यानी कि कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो कि इम्पोज की गई है, अप्रूव की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो गलत नहीं है। उसके बाद है डिफेंस रिक्वायरमेंट और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट वेयर सच रिस्ट्रिक्शन इज नेसेसरी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ डिफेंस ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ, और फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, डिफेंस, इंडिया की डिफेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन रिक्वायर्ड है, तो वो गलत नहीं है, वो सही है, ठीक है। सेक्शन 38 हमें ये बताता है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक लगाई गई है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो हम वही सारी रिस्ट्रिक्शन पढ़ रहे हैं जिससे कि जो है पब्लिक को हार्म नहीं हो रहा, जो उनके बेनिफिट के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो है मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स वेयर द रिस्ट्रिक्शन इज नेसेसरी टू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी। दिस क्लाउज में अप्लाई टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी लाइक फूड, ग्रेन, शुगर, वेजिटेबल, घी etc. covered by the Essential Commodity Act 1955 and order issued there under from time to time। और इसके रिगार्डिंग जो है वो ऑर्डर भी इशू किया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ नेसेसरी गुड्स। अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो है गलत इम्पैक्ट जो है पड़ सकता है, हो सकता है कि लोगों की जो डिमांड है वो फुलफिल ना हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है, कंट्रोल ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होता है, और अश्योरेंस ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो हमने यही पढ़ा कि जो सेक्शन 33 है, ठीक है, वो हमें ये बताता है कि कौन कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जो कि हार्मफुल है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, और सेक्शन 38 बताता है कि कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जो गवर्नमेंट ने भी लगाई हुई है और जो बेनिफिशियल है लोगों के इंटरेस्ट के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।